Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, अल्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं अंकित। आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल उत्पीड़न एवं उनके प्रति अपराध और उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में। तो ये राजस्थान पुलिस में एक सिलेबस में ये एक टॉपिक महिला एवं बाल अपराध वाला जो टॉपिक है वो जोड़ा गया है। तो ये 5 अंकों का इसमें 10% के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे 5 नंबर के। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया जाएगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ऐतिहासिक तथ्य मतलब इतिहास में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी उसके बारे में आपको पहले बता दूं। तो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था। गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्री, रोमांसा, विश्ववारा और घोषा प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। मतलब ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को जो है इन नामों से इन उपाधियों से जो पुकारा जाता था। और प्रसिद्ध श्लोक है नारियों के लिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यह समान का प्रतीक है कि जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। आगे, कन्याओं के लिए भी गुरुकुल में अध्ययन की व्यवस्था थी। मतलब पहले गुरुकुल में जो है कन्याएं भी पढ़ती थी। और मौर्य काल में भी स्थिति बहुत अच्छी थी। सेवाएं व्यक्तिगत अंगरक्षक, गुप्तचर तथा विभिन्न सेवाओं में नियुक्त किया जाता था। मतलब मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। इनको व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में, गुप्तचर या विभिन्न सेवाओं या विभिन्न विभागों में इनको नौकरी दी जाती थी। मौर्य काल में स्त्रियों के ऊपर अपराध करने पर कठोर दंड की व्यवस्था थी। ठीक है, मौर्य काल के बाद समाज में धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी और बाद में मुख्य कार्य या बदलाव जैसे पति की सेवा करना, संतान उत्पन्न करना, संपत्ति के अधिकार से वंचित करना, ये जो बदलाव आते गए। और इनका कारण क्या था? कारण था इस्लामिक शासकों के उदय ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति जो है वो दयनीय बना दी थी। बालिकाओं एवं महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ और बाल विवाह का भी प्रारंभ हो गया। मध्यकाल में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सती प्रथा, जौहर प्रथा, अनुवरण की प्रथा अस्तित्व में आई। मतलब जब जो राजा जो केसरिया कर लेते थे, मतलब युद्ध में जो वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो उनकी रानियां जो थी वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सती प्रथा या जौहर प्रथा, जो सती या जौहर कर लेती थी। राजस्थान में सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था। जो राजपूत जाति की जो महिलाएं थी वो जो सती प्रथा का उसमें ज़्यादा प्रचलन था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर विरोध किया और पुरुषों के साथ आकर खड़ी हो गई। वर्तमान में अपराध बढ़ गए हैं जैसे बलात्कार। महिलाओं के विरुद्ध अपराध 2 हत्या श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। मतलब महिलाओं के जो विरुद्ध अपराध हैं वो 2 हत्या श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। एक नंबर है पारिवारिक हिंसा और दूसरा है सामाजिक हिंसा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, इससे हमारा जो मनोबल बढ़ता है। और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम राजस्थान जीके से संबंधित वीडियोस भी जो लाते रहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं पारिवारिक हिंसा। परिवारजनों एवं सहयोगियों द्वारा मानसिक या प्रताड़नाएं, जैसे अपमानजनक शारीरिक शब्द बोलना, जैसे गाली गलौज करना, शारीरिक शोषण करना,
बलात्कार करना, मजबूरियों का फायदा उठाकर शारीरिक संबंध बनाना और अश्लील साहित्य या सामग्री दिखाने के लिए मजबूर करना, दहेज की मांग करना, मानसिक आघात पहुंचाना या घर का खर्च नहीं उठाना, बच्चों की परवरिश हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं देना, महिलाओं की तनख्वाह पर जबरन कब्जा कर लेना। मतलब ये हो गई एक पारिवारिक हिंसा, जो परिवार के द्वारा महिलाओं पर की जाती है, वो एक पारिवारिक हिंसा हो गई। दूसरी है सामाजिक हिंसा, कम उम्र में कामकाज या रोजगार में लगा देना। मतलब छोटी उम्र में महिलाओं को या जो कन्याएं हैं उनको कामकाज में लगा देना, विधवाओं को पुनर्विवाह करने से रोकना, नरकीय जीवन जीने हेतु मजबूर करना, दहेज संबंधी सभी श्रेणियों के अपराध, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न आदि अपराध इसमें सामाजिक हिंसा में आते हैं। दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा क्या है? सबसे पहले बता दें दहेज प्रथा के बारे में। दहेज वह धन या संपत्ति होती है जो विवाह के अवसर पर वधू द्वारा विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में वर पक्ष को दी जाती है। मतलब दहेज वह जो संपत्ति होती है जो वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। प्राचीन काल में केवल वधू पक्ष द्वारा कन्यादान दिया जाता था, लेकिन इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। वर्तमान में इस प्रथा ने विकृत रूप धारण कर लिया है। दहेज प्रथा ने जो है विकृत रूप वर्तमान में धारण कर लिया है। मतलब शादी विवाह में जो वधू पक्ष जो होता है वो बहुत सारा धन जो वर पक्ष को दे देता है, तो ये है एक दहेज प्रथा है और ये एक कुप्रथा है। ठीक है, दहेज प्रथा के कारण क्या क्या है, आखिर क्यों फैलती है ये दहेज प्रथा? पहला नंबर है गरीबी, वर पक्ष की घर की गरीब हालत। मतलब वर पक्ष का घर गरीब हो तो उसको धन दिया जाता है, दहेज दिया जाता है, कुछ सामग्री जो सामान घर गृहस्थी के लिए सामान दिया जाता है, तो वो दहेज के रूप में ही माना जाता है। 2 नंबर है उत्तराधिकार नियम। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार नियम से पूर्व देश में केवल उत्तराधिकार केवल पुरुषों को ही प्राप्त था, अतः महिलाओं को पुरुषों पर आश्रित रहना होता था। अशिक्षा। तो पहले महिलाओं को कम पढ़ा लिखा होना, मतलब पूर्व में महिलाओं को कम पढ़ा लिखा होना, ये दहेज का एक कारण है। सामाजिक प्रतिष्ठा, वधू पक्ष से प्रतिष्ठा के कारण अनावश्यक दहेज की मांग करना। ठीक है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम न होना, ये दहेज के जो हैं प्रथा के कारण हैं। उसके आगे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, परिणाम क्या क्या होते हैं, दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं इसके जो आपको बताएंगे। तो 1 नंबर है ऋणग्रस्तता। मतलब कन्या विवाह के लिए गरीब परिवारों द्वारा धन जुटाना असंभव है। मतलब जिसके पास धन नहीं है तो वो या तो उधार लेकर जो दहेज का जो बंदोबस्त करेगा, तो वो ऋणग्रस्तता हो गई। मतलब उधार ले लिया और उसके पास अभी लौटाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ या तो गिरवी रखेगा या फिर कुछ और, तो यह एक दुष्परिणाम इसका हो गया। महिलाओं पर अत्याचार, दहेज नहीं लाने पर ससुराल पक्ष द्वारा परिवारजनों को प्रताड़ित करना। समाज में भ्रूण हत्या या कन्यावाह को प्रोत्साहन, दहेज प्रथा के ये भी दुष्परिणाम है कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है, क्योंकि मानना है कि पुराने लोगों का मानना है कि जो कन्या घर में जन्म लिया कन्या ने, तो उसके शादी विवाह में दहेज देना पड़ेगा, इसलिए कन्या को या तो भ्रूण में ही मार दिया जाता है या फिर जन्म के बाद मार दिया जाता है। ये गलत है। ठीक है, 4 नंबर है बेमेल विवाह, अधिक उम्र का पुरुष कम उम्र की महिला, ये बेमेल विवाह हो गया, ये भी एक दुष्परिणाम है। पारिवारिक विघटन, ठीक है, और आत्महत्या, ये भी मतलब पारिवारिक विघटन, घर में कलेश रहना, आपस में लड़ाई झगड़ा होना, ये
ये दहेज प्रथा के ही दुष्परिणाम हैं। और दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, ठीक है। तो अधिनियम 26 जून 1961 को पारित हुआ और 1 जुलाई 1961 को अधिनियम लागू किया गया। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 26 जून 1961 को तो पारित किया गया और 1 जुलाई 1961 को अधिनियम लागू कर दिया गया। दहेज लेने या देने के लिए 5 वर्ष का कारावास मतलब जेल या न्यूनतम कम से कम 15,000 रुपये या दहेज की रकम जो भी अधिक हो, मतलब दहेज अगर मतलब मान लीजिए 50,000 का है तो दहेज की जो रकम है वो वसूली जाएगी वर पक्ष से, या जैसे दहेज है 10,000 और ये न्यूनतम बताया है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये जो है वसूले जाएंगे वर पक्ष से, ठीक है। तो दहेज निषेध अधिनियम 1984 व 1986 में संशोधन करके इस सजा को 6 वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ा दिया। मतलब जो सजा 5 वर्ष थी उसको 1984 व 1986 में संशोधन कर 6 वर्ष या 10 वर्ष कर दिया गया। धारा 304 ख, यदि लड़की की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई हो तो उसके पति या परिवार वालों को प्रमाण पत्र देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। यदि उन्हें दोषी पाया गया है तो दहेज के मामले को प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिए दहेज विरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। आगे है आईपीसी की धारा 498A के तहत महिला को पति या ससुराल पक्ष द्वारा दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 साल की सजा दी जा सकती है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध संशोधन अधिनियम 1986 के तौर पर संशोधन किया गया है। धारा 406 ख, दहेज मृत्यु, यदि किसी स्त्री द्वारा उसका स्त्री धन वापस मांगा जाता है तो उसे देने से मना किया जाता है तो 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम से जुड़ी कुछ मुख्य धाराएं। धारा 2, दहेज का मतलब कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूमि देने या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कुछ भी, जैसे दहेज के रूप में पैसे देने या फिर कोई भूमि वगैरह देना, ये दहेज में आता है। क ए में, धारा 2 के क ए में विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जो है दहेज दिया जाता है। तो और ख बी में विवाह के किसी पक्षकार के अभिभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद में देने के लिए सहमत होना। मतलब धारा 2 में दहेज का मतलब कोई भी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूमि देने या उस देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप, मतलब इसके बारे में धारा 2 में बताया गया है। और क ए में विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जो है उसके बारे में इसकी जानकारी दी गई है धारा 2 के खंड क ए में। और खंड ख बी में विवाह के किसी पक्षकार के अभिभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद में देने के लिए सहमत होना। मतलब धारा 2 में इनके बारे में जो जानकारी दी गई है। धारा 4, किसी पक्ष के माता पिता, अभिभावक, रिश्तेदार या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग की है तो कम से कम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष के कारावास की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ये धारा 4 में दिया गया है। धारा 4A, शादी के बदले में मीडिया प्रकाशन द्वारा शादी के एवज में प्रकाशन करना और किसी प्रकार का लालच करने पर कम से कम 6 माह की सजा
और अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना। मतलब ये धारा 4A में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। धारा 6, यदि किसी विवाहिता का दहेज कोई अन्य धारण करता है तो दहेज प्राप्त करने के लिए 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने पर बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर उसे देना होगा। यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो दहेज उसके अभिभावक को वापस लौटा दिया जाएगा, और यदि संतान है तो दहेज को उसकी संतान को अंतरण कर दिया जाएगा। धारा 6 में बताया गया है कि यदि किसी विवाहिता का दहेज कोई अन्य धारण करता है तो दहेज प्राप्त करने के लिए 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने पर उसके बालिग हो जाने के 1 वर्ष के अंदर वह उसको देना होगा। अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके अभिभावक को वह धन वापस लौटाना होगा, या फिर यदि उसकी संतान है तो उसको वो धन या दहेज वह देना पड़ेगा। ये धारा 6 में इसके बारे में बताया गया है। और धारा 8A, इसके तहत यदि घटना के 1 वर्ष के भीतर शिकायत की गई है तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या क्षुब्ध द्वारा शिकायत किए जाने पर अपराध का संज्ञान लेना, और राज्य सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों को जल्दी सुनवाई हेतु वर्ष 2013 में जिला न्यायालय में 5 विशिष्ट न्यायालय खोले गए हैं। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, यहाँ पर जो है 5 विशिष्ट न्यायालय खोले गए हैं। आगे, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सुझाव। स्त्री शिक्षा को महत्व देना। 2 नंबर है दहेज विरोधी कानून को प्रभावी रूप से लागू करना। 3, जीवन साथी चयन की स्वतंत्रता दी जाए। 4, प्रेम विवाह को मान्यता दी जाए। 5, युवा आंदोलन को महत्व दिया जाए। आगे है अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी जाए और दहेज विरोधी जमानत। युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाए। और 9 नंबर है जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए और जन जागृति लाई जाए। आगे है दहेज विरोधी कानून। संसद ने 2005 में महिलाओं को घरेलू हिंसा जिसमें दहेज की मांग को शामिल किया गया है से संरक्षण अधिनियम को शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध दीवानी न्यायालय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, और इसका जो PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्ट्रा ज्ञान नाम से जो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।